गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो पिछला वीडियो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर था जो, लेकिन अभी वो चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, जो काफ़ी चीज़ें बची हुई हैं उसमें जो। तो बची हुई चीज़ें अगर मैं कराऊंगा तो ब्रीथिंग वाला चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, टाइम कम है हमारे पास। तो मैं रेस्पिरेशन वाला चैप्टर भी करा देता हूँ, स्टार्ट कर देता हूँ, और बची हुई चीज़ें डाइजेशन के हम साथ साथ लेते रहेंगे जो। एक एक वीडियो में बीच में डालता रहूँगा डाइजेस्टिव सिस्टम में बची हुई चीज़ों का जो। लेकिन ब्रीथिंग एंड गैसेज एक्सचेंज यानी नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट कर देता हूँ। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, भाई इतना तो तुम्हारा को पता है। हमने जो भी खाया था डाइजेस्टिव सिस्टम में वो सेल में पहुंच गया है। उस चीज जो सेल में पहुंची है उन न्यूट्रिएंट को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होगी। वो ऑक्सीजन लंग्स से होती हुई, ब्लड से होती हुई सेल में जाएगी। वहां डाइजेस्टिव मटेरियल है वो ब्रेक डाउन होंगे, रेस्पिरेशन बोलेंगे उसको, CO2 बनेगी। वो CO2 ब्लड से लंग्स से होती हुई बाहर निकाल देंगे। तो दो चीजें हम सेल के पास पहुंचा रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम से न्यूट्रिएंट पहुंचा रहे हैं सेल के पास, और रेस्पिरेटरी सिस्टम से और ब्लड से हम पहुंचा रहे हैं ऑक्सीजन। वहां पे जो डाइजेशन के प्रोडक्ट है, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन जुड़ती है, वेस्ट मटेरियल बनते हैं, CO2 बनती है, वो लंग्स के थ्रू बाहर कर देते हैं जो। तो पूरा चैप्टर इसी बात पे रहेगा आज कि हम ऑक्सीजन लंग्स में कैसे ले जाते हैं, CO2 बाहर कैसे आती है, ऑक्सीजन और CO2 ब्लड में कैसे एक्सचेंज होती है, सेल में कैसे एक्सचेंज होती है, ये सारा टॉपिक लेना है। ऑक्सीजन सेल से लंग्स तक कैसे, लंग्स से ऑक्सीजन सेल तक कैसे पहुंचती है, CO2 सेल से लंग्स में कैसे पहुंचती है, ये सारी डिटेल पढ़नी है इस चैप्टर में। तो चैप्टर का नाम है ब्रीथिंग। लंग्स में हवा लेने को, लंग्स की हवा बाहर करने को ब्रीथिंग बोलते हैं। और लंग्स के बीच में, ब्लड के बीच में सेल का जो बीच में जो गैस का एक्सचेंज होता है वो टॉपिक है। तो फिलहाल मैं टॉपिक ले रहा हूं ब्रीथिंग का जो, ठीक है। हवा लंग्स में कैसे जाती है, लंग्स से बाहर कैसे आती है, ये टॉपिक बना लेंगे। लंग्स से के अंदर हवा कैसे जाती है, बाहर कैसे आती है, ये टॉपिक अपना जो है। तो ये टॉपिक लेंगे, फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला टॉपिक लेंगे। ब्रीथिंग लेते हैं। ब्रीथिंग क्या है? गैसेज एक्सचेंज बिटवीन रेस्पिरेटरी ऑर्गन and gases exchange between respiratory organ and blood, atmosphere. रेस्पिरेटरी ऑर्गन कुछ भी हो सकता है। हम बोलेंगे गैस का एक्सचेंज जो है, गैस बाहर से लंग्स में जाती है, लंग्स से बाहर आती है, इसी को ब्रीथिंग बोलते हैं। गैस एक्सचेंज बिटवीन रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? मेनली लंग्स हो सकता है, गिल्स हो सकता है, और स्किन हो सकती है। सांस लेने में जो ऑर्गन हेल्प करते हैं वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन बोलते हैं। लंग्स हो सकता है, गिल्स हो सकते हैं, स्किन होती है। तो हवा लंग्स में कैसे गई, बाहर कैसे आई, हवा लंग्स के अंदर कैसे गई, बाहर कैसे आई, ये पढ़ना है। गैस का एक्सचेंज पढ़ना है, लंग्स वगैरह के बीच में गैस का एक्सचेंज और एटमॉस्फेयर के बीच में कैसे गैस का एक्सचेंज होता है जो। तो पहला टॉपिक है ब्रीथिंग का जो है। सांस अंदर लेने को, लंग्स में हवा लेने को इंस्पिरेशन बोलते हैं। इंस्पिरेशन, टेकिंग ऑफ एयर इनसाइड ऑफ लंग। लंग्स में हवा लेने को इंस्पिरेशन बोलते हैं जो। हवा को लंग्स में ले जाओगे क्या बोलेंगे इसको? इंस्पिरेशन। सांस अंदर लेने को इंस्पिरेशन बोलते हैं। हवा अंदर जाए तो इंस्पिरेशन बोलेंगे। दूसरा होता है एक्सपिरेशन। सांस छोड़ने को एक्सपिरेशन बोलते हैं, लंग्स की हवा बाहर करने को एक्सपिरेशन बोलते हैं। coming out of air
फ्रॉम लंग्स इनटू एटमॉस्फेयर। लंग्स की हवा बाहर कैसे आएगी, ये एक्सपिरेशन है। बाहर की हवा लंग्स में कैसे जाएगी, ये इंस्पिरेशन। लंग्स के अंदर आवाज आ रही है इंस्पिरेशन, लंग्स से हवा बाहर आ रही है एक्सपिरेशन, और दोनों को बोलेंगे ब्रीथिंग। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं इंस्पिरेशन। पहले टॉपिक स्टार्ट करता हूं इंस्पिरेशन का। शुरू में टॉपिक लेता हूं इंस्पिरेशन का। तो हम बोलेंगे लंग वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा एंड प्रेशर इनसाइड लंग डिक्रीज होगा, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, ये याद रख लेना। जो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर लंग्स के अंदर घटेगा। लंग्स और वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के अपोजिट होते, सुना होगा। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसके अंदर प्रेशर घट जाएगा। वॉल्यूम अगर बढ़ गया तो इसके अंदर प्रेशर घट गया, और प्रेशर बाहर से हवा ज्यादा प्रेशर रहेगा, बाहर अंदर चली जाएगी लंग्स में हवा। जो तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर घटता है, और हवा बाहर से अंदर अपने आप चली जाती है। तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, तब क्या होगा, देन एयर एंटर इन द लंग्स। लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा तो हवा अंदर जाएगी। ठीक है, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर घट गया तो हवा अंदर चली जाएगी। इसको इंस्पिरेशन बोलते हैं। अपोजिट एक्सप्रेशन कब होता है, लंग वॉल्यूम डिक्रीज, प्रेशर इंक्रीज, and air come out from lung। लंग्स का वॉल्यूम घट जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा और हवा बाहर आ जाएगी। जो जैसे देखो, मैं सांस अंदर ले रहा हूं, हवा अंदर ली, क्या हुआ है मेरे लंग्स में, वॉल्यूम बढ़ गया था, प्रेशर घट गया था, इसलिए हवा अपना आप चली गई। सांस छोड़ू, ये छोड़ा मैंने, क्या हुआ है, लंग्स वॉल्यूम घटा था, लंग्स में प्रेशर बढ़ गया था, हवा बाहर आ गई। पहला टॉपिक यही रहेगा कि लंग्स का वॉल्यूम बढ़ता कैसे है, प्रेशर घटता कैसे है, लंग्स का वॉल्यूम, कौन कौन सी मसल है जो लंग्स के वॉल्यूम को बढ़ाएगी। जो लंग्स के वॉल्यूम को बढ़ाएगी वो इंस्पिरेशन में हेल्प करेगी, और एक्सपिरेशन में क्या करोगे, कौन सी मसल है जो लंग्स के वॉल्यूम को घटाएगी, प्रेशर को बाहर हवा फेंकेंगे हम। जो तो पहले हम लंग्स को वॉल्यूम को बढ़ाने वाली एयर लेंगे, मसल लेंगे, फिर लंग्स के वॉल्यूम को घटाने वाली मसल लेंगे। देखते हैं, इंस्पिरेशन करते हैं स्टार्ट। तो हम बोलेंगे ये डायफ्राम है, इधर ले लेता हूं, ये डायफ्राम है, और ये लंग है, ये डायफ्राम है, ये नॉर्मल है। नॉर्मल जो शेप होती है डायफ्राम की, नॉर्मल शेप ऑफ डायफ्राम इज डोम शेप, या ऊपर की तरफ कन्वेक्स है। नॉर्मल शेप डायफ्राम की इस तरह से होती है। हमारे शरीर में डायफ्राम यूं है, यूं है डायफ्राम, सीधा नहीं यूं है।
लेकिन जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो डायफ्राम फ्लैट हो जाता है और लंग्स नीचे आ जाते हैं। जब डायफ्राम की मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है डायफ्राम फ्लैट हो जाता है और लंग्स का वॉल्यूम ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ जाता है। जो यही तो हम चाह रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं हम जो लंग्स का। तो क्या करें, क्या करूं, अगला when phrenic muscle of diaphragm contract, जब डायफ्राम की फ्रेनिक मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्या होगा, फ्रेनिक मसल डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्ट करेगी, देन डायफ्राम बिकम फ्लैट। जब डायफ्राम जो है नॉर्मल से ऐसे होती है डोम से, जब डायफ्राम की फ्रेनिक मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा और डायफ्राम के फ्लैट होने की वजह से लंग्स का वॉल्यूम ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ जाएगा। जो ड्यू टू फ्लैटनिंग ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम जब फ्लैट होगा तो लंग्स का वॉल्यूम ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ेगा। लंग वॉल्यूम इंक्रीज फ्रॉम, या एंटीरो पोस्टेरियर लिख दो ना यहां से, एंटीरो पोस्टेरियर। जब डायफ्राम की नॉर्मल से कॉन्वेक्स है, जब फ्लैट हो जाएगा डायफ्राम कॉन्वेक्स है फ्लैट हो जाएगा तो लंग्स का वॉल्यूम ऊपर से नीचे बढ़ जाएगा, हवा अपना आप अंदर चली जाएगी। ये तो बता ही रखा है, अरे भाई वॉल्यूम बढ़ाना है लंग्स का, हवा अपना आप अंदर जाएगी। जो हवा हरदम ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जाती है, जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो प्रेशर घट जाएगा, हवा अंदर चली जाएगी। तो डायफ्राम को ऊपर से नीचे, ये एंटीरियर साइड है पोस्टीरियर साइड है, एंटीरो पोस्टेरियर कौन बढ़ा रहा है डायफ्राम के लेंथ को, ऊपर से नीचे की तरफ डायफ्राम को कौन बढ़ा रहा है लेंथ को, डायफ्राम। लंग्स को ऊपर से नीचे की तरफ डायफ्राम इंक्रीज कर रही है वॉल्यूम को, जो ऊपर से नीचे की तरफ वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है डायफ्राम। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा और प्रेशर घट जाएगा, हवा अपने आप अंदर चली जाएगी। इंस्पिरेशन कर रहे कैसे होता है, एक तो ये हो गया। तो डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हवा अंदर जाती है। ऐसे करो, देखो मैं खड़ा हूं, मेरी हवा अंदर अपना आप सांस अंदर जा रहा है, क्या हो रहा है लंग्स के अंदर, तुम बोलिए आपका जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए लंग्स का वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर घट रहा है, हवा अंदर जा रही है अपना। फिर थोड़ी देर में सांस छोड़ रहा हूं, बोलिए डायफ्राम, चलो सांस एक्सप्रेशन बाद में करेंगे, पहले इंस्पिरेशन लेते हैं। सवाल उठता है कि डायफ्राम, क्या सिर्फ अकेला डायफ्राम ही इंस्पिरेशन में काम आता है? ना, और भी चीजें हैं जो इंस्पिरेशन में हेल्प करती है। जैसे बताऊं कैसे, जोर जोर से सांस लो तुम लोग, जो इसका मतलब यहां से भी सांस लिया जाता है, यहां की मसल भी होती है, जो यहां हमारी थोरैक्स की मसल भी, रिब्स के बीच की मसल भी हवा अंदर लेने में हेल्प करती है। अब हम लेंगे इंस्पिरेशन में, डायफ्राम ने कॉन्ट्रैक्ट किया, इंस्पिरेशन हुआ। दूसरा, ऊपर की तरफ ये रिब्स होती है लंग्स के, ये इंटरकोस्टल मसल्स, intercostal muscles are found between ribs. रिब्स या पसली जो होती है, रिब्स होती 12 पेयर, रिब्स के बीच में इंटरकोस्टल मसल मिलती है। हमारे यहाँ पे रिब्स होती है, हमारी बॉडी में रिब्स होती है, हमारी बॉडी में रिब्स होती है, रिब्स के अंदर ये इंटरकोस्टल मसल ही है, रिब्स को जोड़ रही है। रिब्स जो होती है उसके बीच में इंटरकोस्टल मसल होती है। इंटरकोस्टल मसल दो टाइप की होती है, एक रिब्स को बाहर ले जाती है, एक अंदर लेती है। सांस लो,
रिब्स बाहर आ गई है सांस लेते के साथ, इंटरकोस्टल मसल से। सांस छोड़ो, सांस छोड़ा, अब रिब्स वहीं चली गई जाती हुई। तो इंटरकोस्टल मसल होती है जो रिब्स को बाहर भी ले जाती है, अंदर भी ले जाती है। जब रिब्स बाहर जाएगी तो लंग्स भी बाहर जाएगा, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा जो। तो कौन सी मसल है जो रिब्स को बाहर लेके जाती है जो, तो उसके रिब्स के मसल का नाम है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल मसल को आईसी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, EIM, EIC, इंटरकोस्टल मसल्स। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो होती है ये रिब्स को बाहर ले जाती है। मूव्स द रिब्स टुवर्ड आउटसाइड, टुवर्ड आउटसाइड। समझे यहां तक? मैंने कहा है रिब्स के अंदर इंटरकोस्टल मसल होती है जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है। इंटरकोस्टल, इंटर मतलब बीच में, कोस्ट मतलब रिब्स, रिब्स के बीच में इंटरकोस्टल मसल। एक्सटर्नल का मतलब होता है इंटरकोस्टल मसल अगर रिब्स को बाहर ले जाएगी तो एक्सटर्नल वर्ड इस्तेमाल करेंगे। जो मसल रिब्स को ऐसे बढ़ा दे, बाहर की तरफ लेके जाए, उसको एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिब्स को बाहर की तरफ ले जाती है। इससे क्या होगा? अगर रिब्स यूं जाएगी तो क्या होगा? इसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ेगा लंग्स का, यूं बढ़ेगा तो इसको बोलेंगे डोर्सो एंट्रली। यूं बढ़े तो बोलता है एंट्रोकोस्टली लंग्स का वॉल्यूम बढ़ रहा है, यूं होगा तो बोलेंगे डोर्सो वेंट्रली लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा। जो तो क्या करेंगे? ड्यू टू दिस लंग वॉल्यूम इंक्रीज डोर्सो वेंट्रली। जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल काम करती है तो रिब्स को बाहर की तरफ ले जाते हैं और इसकी वजह से लंग्स का वॉल्यूम, ये वेंट्रल साइड है, डोर्सल साइड में बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो हवा अंदर चली जाएगी। सो एयर एंटर इन लंग, लंग्स में हवा चली जाएगी अगर ऐसा है तो। ठीक है, तो इंस्पिरेटरी, हाँ ये याद रखना, इंस्पिरेशन में एक मसल होती है जो रिलैक्स स्टेज में ही रहती है। दो मसल कॉन्टैक्ट कर रही है इंस्पिरेशन में, इंस्पिरेशन में दो मसल कॉन्टैक्ट कर रही है। कौन कौन सी? दो मसल है जो इंस्पिरेशन में कॉन्टैक्ट कर रही है। डायफ्राम की फ्रेनिक मसल, डायफ्राम की मसल को क्या कहा? फ्रेनिक। डायफ्राम की फ्रेनिक मसल कॉन्टैक्ट कर रही है इंस्पिरेशन में, डायफ्राम की फ्रेनिक मसल कॉन्टैक्ट कर रही है और डायफ्राम की फ्रेनिक मसल कॉन्टैक्ट कर रही है इंस्पिरेशन में, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्टैक्ट कर रही है इंस्पिरेशन में। लेकिन एक मसल है जो रिलैक्स करती है, एब्डोमिनल मसल्स। अब अगली मसल्स है, अगली मसल्स है, कौन सी मसल है? अगली मसल कौन सी है? तो एब्डोमिनल मसल्स। ये रिमेन्स रिलैक्स्ड इन इंस्पिरेशन। एब्डोमिनल मसल रिलैक्स होती है जो इंस्पिरेशन में। जो वैसे ब्रीथिंग सांस लेने को बोलते हैं, डायफ्राम की वजह से ब्रीथिंग को बोलते हैं थोरेसिक ब्रीथिंग। ब्रीथिंग ड्यू टू, ब्रीथिंग अगर डायफ्राम से हो तो इसको बोलेंगे एब्डोमिनल ब्रीथिंग। डायफ्राम से ब्रीथिंग को बोलेंगे एब्डोमिनल ब्रीथिंग,
और इंटरकोस्टल मसल से ब्रीथिंग हो, सांस ले तो बोलेंगे थोरेसिक ब्रीथिंग। ब्रीथिंग थ्रो रिब्स इज कॉल्ड थोरेसिक ब्रीथिंग। ठीक है यहां तक। अब हम लेते हैं एक्सपिरेशन। अभी हवा अंदर कैसे गई, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ाया था, प्रेशर अपना आप घट गया, हवा अंदर चली गई अपने आप, जो ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ हवा जाती चली गई जो। अब हम आएंगे, सांस छोड़ना है, अभी सांस लिया था, अब सांस छोड़ेंगे हम, जो हवा बाहर कैसे आती लंग्स से जो। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं। अब आते हैं एक्सपिरेशन पे। इंस्पिरेशन था, अब लेंगे एक्सपिरेशन। हवा बाहर आने को एक्सपिरेशन बोलते हैं। इसमें बता दिया जाए मैंने, लंग्स का वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा, हवा बाहर आएगी, जो मैं बता चुका हूं। जो लंग्स का वॉल्यूम घटाना है, अब जो प्रेशर बढ़ जाएगा, हवा अपना बाहर आ जाएगी। वॉल्यूम घटेगा कैसे, पहले रिलैक्सेशन ऑफ फ्रेनिंग मसल्स ऑफ डायफ्राम। डायफ्राम की फ्रेनिंग मसल रिलैक्स करेंगे जो। पहले तो ये लंग्स था, ऐसे ये लंग्स था। जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ गया था। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, डायफ्राम नीचे आ गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फ्लैट हो गया, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ गया था, प्रेशर घट गया था, हवा बाहर से हवा यूं आ गई अंदर। लेकिन अब उल्टा करेंगे, डायफ्राम की मसल रिलैक्स होगी, डायफ्राम का नॉर्मल शेप बनेगी, लंग्स वहीं चला जाएगा, वॉल्यूम घट जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, हवा बाहर। तो क्या करें, जब ये रिलैक्स होगा तो रिलैक्सेशन ऑफ फ्रेनिंग मसल्स, डायफ्राम जो है बिकम नॉर्मल शेप का। डायफ्राम नीचे से ऊपर जाएगा, नॉर्मल शेप का हो जाएगा। डायफ्राम नॉर्मल शेप का होगा, लंग्स वॉल्यूम बिकम नॉर्मल, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर राइज, एक्सपिरेशन हो जाएगा। ये था डायफ्राम जो है, जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वॉल्यूम बढ़ा, हवा अंदर। डायफ्राम नॉर्मल होगा, जैसा था वैसा हो गया, तो वॉल्यूम डायफ्राम भी ऊपर, वॉल्यूम भी नॉर्मल, प्रेशर बाहर, हवा बाहर। तो वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर घट गया। जब वॉल्यूम घटा तो प्रेशर बढ़ा, हवा बाहर। ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ हवा बाहर जाती, जो प्रेशर बढ़ गया, हवा अपना बाहर चली जाएगी। तो डायफ्राम नॉर्मल शेप हो गया, फ्रेनिंग मसल नॉर्मल, डायफ्राम नॉर्मल, वॉल्यूम नॉर्मल, प्रेशर बढ़ गया, हवा बाहर गई। दूसरी मसल होती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, सॉरी, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ये अपोजिट है। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल लंग्स को अंदर की तरफ, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल रिब्स को अंदर की तरफ लेकर आती है। तो लंग्स का वॉल्यूम घट जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, हवा बाहर। तो ये क्या करती है,
इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और इसकी वजह से रिब्स जो होती है, दीज मसल्स मूव द रिब्स टुवर्ड इनर साइड। इंटरकोस्टल मसल रिब्स में है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल तो रिब्स को बाहर लेके जाती है और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल रिब्स को अंदर लेके आती है। तो ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करके अंदर की तरफ लेके आते हैं। दीज मसल्स मूव द रिब्स टुवर्ड इनर साइड आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन। आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिब्स को बाहर ले गई थी, इंटरनल इंटरकोस्टल लंग्स को अंदर ला रही है, रिब्स को अंदर ला रही है। तो इसकी वजह से लंग्स कॉन्ट्रैक्शन के बाद अंदर की तरफ रिब्स आ रही है। सो इससे होगा क्या, वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीज, प्रेशर इंक्रीज, हवा बाहर आ जाएगी। और कैसे वॉल्यूम कैसे घट रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ 200 इंटरवल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स इंस्पिरेशन कराती है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स एक्सप्रेशन कराती है। तुम बोलोगे याद कैसे रखो, तरीका बताओ। तरीका ऐसा है, देखो क्या करना है, सुनो। सांस अंदर खींचो, सांस अंदर जा रहा है, लंग्स बाहर जा रहा है। इसका मतलब ये होगा, बाहर की तरफ कौन सी मसल थी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल थी। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल लंग्स को बाहर ले जा रही है और उससे हवा अंदर जा रही है। सांस लेके देख लो तुम, जो सांस अंदर ले रहे तो लंग्स बाहर आ रहा है, हवा अंदर जा रही है। और लंग्स को बाहर ले जाने में हेल्प करती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल लंग्स को बाहर ले जाएगी, हवा अंदर जाएगी। उल्टा सांस छोड़ो, रिब्स अंदर गई, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल रिब्स को अंदर लेके आई, हवा बाहर आई। तो करके देख लेना। जो जब रिब्स अंदर आएंगी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल से, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल से जब रिब्स अंदर जाएंगी तो हम सांस छोड़ेंगे। जब रिब्स बाहर जाएंगी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल से तो हवा अंदर जाएगी। तो देख लेना, सांस, ये लंग्स का वॉल्यूम बढ़ गया, रिब्स बाहर आ गई। किस मसल ने, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, लंग्स को बाहर ला रही है, तो वो इंस्पिरेशन करवा रही है। और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल अपोजिट होती है। कभी कभी एब्डोमिनल मसल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो इससे भी एक्सपिरेशन होगा। एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो भी सांस बाहर छोड़ेंगे हम। जो कैसे, देखो ये लंग्स है, ये लंग्स है, ये डायफ्राम है और यहां ऑर्गन है, ये एब्डोमिनल ऑर्गन है, एब्डोमिनल ऑर्गन्स, एब्डोमिनल ऑर्गन है। जब ये ऑर्गन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो रिब्स ऊपर की तरफ ज्यादा चला जाता है। जब एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ऑर्गन सारे डायफ्राम को ऊपर कर देंगे, तो वॉल्यूम ज्यादा घट जाएगा, प्रेशर ज्यादा बढ़ जाएगा, हवा बाहर आएगी। एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो डायफ्राम ऊपर हो जाएंगे। एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करने से ऑर्गन्स, एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो पेट की मसल है एब्डोमिनल मसल्स। एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, जब एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये ऑर्गन्स डायफ्राम को ऊपर ले जाएंगे। जब डायफ्राम ऊपर जाएगा तो लंग्स छोटा हो जाएगा, हवा बाहर आ जाएगी। दोनों मसल इंस्पिरेटरी हुई या एक्सपिरेटरी हुई। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल लंग्स को यूं ला रही है, एब्डोमिनल मसल्स लंग्स को यूं छोटा कर रही है। दोनों मसल एक्सपिरेटरी मसल है। ये भी एक्सपिरेटरी मसल है,
ये भी एक्सपिरेटरी मसल। दोनों मसल एक्सपिरेटरी है, सांस बाहर छोड़ने का हेल्प कर रही है, हवा को बाहर कर रही है दोनों मसल्स। इससे पहले फ्रेनिक मसल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होती, लिख लेना, मैं लिख नहीं रहा हूं, दोबारा यहां लिख देता हूं, ऐसा करो, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और फ्रेनिक मसल्स डायग्राम की जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और फ्रेनिक मसल डायफ्राम की जो दोनों ही सांस अंदर में ऐड करती थी, इसे दोनों क्या बोलते हैं, दोनों ही इंस्पिरेटरी मसल थी जो। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और फ्रेनिक मसल दोनों ही इंस्पिरेटरी, हवा को अंदर लाती है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और फ्रेनिक मसल दोनों हवा को अंदर लाने में हेल्प करती है, इंस्पिरेटरी मसल। ठीक है, तो ये हाँ याद रखना, प्रेग्नेंट लेडीज में बच्चा होता है अंदर, लिख देता हूं मुझे, प्रेग्नेंट लेडीज में जो लेडी प्रेग्नेंट होती है उनमें कौन सी मसल, प्रेग्नेंट लेडीज में कौन सी मसल होती है जो काम नहीं करती। हम बोलेंगे पेट, डायफ्राम के नीचे तो बच्चा है, डायफ्राम तो कॉन्टेक्ट करेगा ही नहीं, डायफ्राम तो यूं है, यहां डायफ्राम है, नीचे यूं ही रहेगा, नीचे तो दबेगा ही नहीं क्योंकि यूट्रस से बच्चा है, फीटस है, एम्ब्रियो है, अंदर जो एम्ब्रियो है, छोटा बच्चा है, तो डायफ्राम तो कॉन्टेक्ट करता ही नहीं, तो सांस ऊपर से लेती है, थोड़ी सी ब्रीथिंग होती है मोस्टली प्रेग्नेंट लेडीज में, थोड़ी सी ब्रीथिंग। जो लेडी प्रेग्नेंट होती है उसमें थोड़ी सी ब्रीथिंग होती है, थोड़ा सा सांस लिया जाता है, डायफ्राम की फ्रेनिक ब्रीथिंग नहीं होती, जो डायफ्राम ब्रीथिंग नहीं होती प्रेग्नेंट लेडीज में। कफिंग और स्नीजिंग में क्या होता है, कफिंग और स्नीजिंग, कफिंग खांसी आने को बोलते हैं, लंग्स की आवाज जोर से मुंह से आए तो कफिंग बोलते हैं, लंग्स की आवाज मुंह से आए तो कफिंग बोलते हैं, खांसी बोलते हैं, और नाक से आने को छींक बोलते हैं, स्नीजिंग। लंग्स की आवाज नाक से आए तो स्नीजिंग बोलते हैं। दोनों में लंग्स की आवाज जोर से आई है, रीजन एब्डोमिनल मसल ने काम किया है, एब्डोमिनल मसल जोर से उसको रिब्स को दबाएगी, उसको डायफ्राम को दबाएगी, हवा जोर से बाहर आएगी लंग्स में से। जब एब्डोमिनल मसल कॉन्टैक्ट करे तो सारे ऑर्गन डायफ्राम को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, लंग्स की तरफ ले जाएंगे, लंग्स का वॉल्यूम घटेगा, एकदम हवा बाहर आएगी, जोर से आएगी। तो कफिंग और स्नीजिंग में कौन सी मसल काम करती है, एब्डोमिनल मसल्स, एब्डोमिनल मसल काम आती है। कफिंग खांसी में, स्नीजिंग छींक में एब्डोमिनल मसल काम आती है, कफिंग खांसी में, स्नीजिंग छींक में एब्डोमिनल मसल काम आती है। इसमें एयर फोर्सफुली एयर कम आउट थ्रू माउथ, जिसमें नाक से आता है, फोर्सफुल एयर आएगी नोज से, फोर्सफुली एयर कम आउट थ्रू नोज। नाक से हवा आएगी तो स्नीजिंग बोलेंगे, मुंह से आएगी तो बोलेंगे कफिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक था तुम्हारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, हवा अंदर क्यों जा रही है, कुछ नहीं है। तुम बोलोगे हम तो बैठे हुए हैं, हमारे अंदर बताओ क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, ये तो काम ही नहीं कर रही, बैठे हुए हैं। नॉर्मली तो एब्डोमिनल ब्रीथिंग की चलती है, डायफ्राम यूं दबाएगा, यूं हो जाएगा, दबाएगा डायफ्राम ऑर्गन को, वो लंग्स को यूं खींचेगा, फिर नॉर्मल, फिर यूं खींचेगा, फिर नॉर्मल, खींचेगा तो हवा अंदर बाहर। जब डायफ्राम नॉर्मल होगा तो हवा अंदर, डायफ्राम जब फ्लैट होगा तो हवा अंदर, फिर डायफ्राम नॉर्मल, हवा बाहर,
डायफ्राम यूं है, यूं फ्लैट होने तक हवा, यूं से यू फ्लैट होते साथ लंग्स नीचे आएगा, हवा बाहर से अंदर आ जाएगी। और जब डायफ्राम नॉर्मल हो जाएगा तो हवा बाहर हो जाएगी, क्योंकि डायफ्राम लंग्स के वॉल्यूम को अफेक्ट कर रहा है। और जब हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं या दौड़ते हैं तब थोरेसिक ब्रीथिंग चल पड़ती है। थोरेसिक ब्रीथिंग में जब जो मसल बाहर की तरफ रिब्स को खींचेगी, लंग्स को खींचेगी तो हवा अंदर आएगी, और जब वो मसल नॉर्मल करेगी तो हवा बाहर आ जाएगी। तो इस तरह से ब्रीथिंग का मैकेनिज्म था। अब अगला टॉपिक है गैसियस एक्सचेंज। टॉपिक का नाम है गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज का टॉपिक तो भाई गैसियस एक्सचेंज का तो इस वीडियो में पॉसिबल नहीं होगा। गैसियस एक्सचेंज का टॉपिक तो जो है तो इस वीडियो को मैं रोकना पड़ेगा भाई, जो है ये टॉपिक तो पॉसिबल नहीं होगा जो। तो चलो अगले वीडियो में देखेंगे जो है अगला टॉपिक जो है। तो छोटा वीडियो बनाया, अब 3-4 मिनट बची हुई, इसमें क्या कराऊंगा मैं जो एक दो टर्म ले सकता हूं मैं जो। रेस्पिरेटरी पिगमेंट किसको बोलते हैं? और रेस्पिरेटरी गैस क्या होती है? जो गैस रेस्पिरेशन में बनती है और लगती है, ऑक्सीजन लगती है रेस्पिरेशन में, CO2 बनती है। जो रेस्पिरेशन में लगे और रेस्पिरेशन में बने उनको रेस्पिरेटरी गैस बोलते हैं। गैसेस विच आर, जो गैस बनेगी, विच आर फॉर्म, नहीं, जो गैस रेस्पिरेशन यूज होगी, विच आर यूज्ड अप एंड रिलीज्ड इन रेस्पिरेशन। जो गैस रेस्पिरेशन में यूज होगी और बाहर आएगी वो रेस्पिरेटरी गैस है। ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में यूज होती है, CO2 बाहर आती है, CO2। रेस्पिरेशन में जो गैस यूज होगी वो रेस्पिरेटरी गैस है, रेस्पिरेशन जो बनेगी वो रेस्पिरेटरी गैस है। ऑक्सीजन यूज होती है, CO2 निकलती है। जो ऑर्गन रेस्पिरेटरी गैस को एक्सचेंज में हेल्प करे, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर लेने, उसको रेस्पिरेटरी ऑर्गन बोलते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन, दीज ऑर्गन्स help in get exchange of respiratory gas। जो रेस्पिरेटरी गैस के एक्सचेंज में हेल्प करे उसको रेस्पिरेटरी ऑर्गन बोलते हैं। जैसे लंग्स है, और जो पिगमेंट रेस्पिरेटरी गैस को ट्रांसपोर्ट करे वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, जैसे हीमोग्लोबिन है। This pigment have in transport of respiratory gas। रेस्पिरेटरी गैस के ट्रांसपोर्ट में जो काम आए, ऑक्सीजन को लेके जाए, CO2 को लेके आए लंग्स तक, लंग्स से ब्लड तक, लंग्स से सेल तक ऑक्सीजन को लेके जाए, वहां से CO2 लंग्स तक लेके आए, उसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं, हीमोग्लोबिन वगैरह जो। तो इस वीडियो को मैं यही रोक रहा हूं जो है। अब अगला टॉपिक, चलो ये भी होगा इस वीडियो को, अभी 1-2 टर्म के बाद मैं रोक भी देता हूं जो, क्योंकि टाइम होगा जो। फिर इसके एक फिक्स टाइम के बाद ये अपने आप ही कट जाता है वीडियो जो है। तो रेस्पिरेटरी गैस, जो गैस रेस्पिरेशन में यूज हुई है या निकली है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो गैस को बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करेगा, वो ऑर्गन जो रेस्पिरेशन में काम आ रहा है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, और रेस्पिरेटरी सरफेस जहां पर गैस का एक्सचेंज होगा, लंग्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन के अंदर होता है रेस्पिरेटरी सरफेस। रेस्पिरेटरी ऑर्गन में क्या होता है? सरफेस ऑफ लंग वेयर गैस एक्सचेंज occur। उस सरफेस को बोला रेस्पिरेटरी सरफेस।
रेस्पिरेटरी सरफेस, वो सरफेस जहां लंग्स का, वो सरफेस जहां गैस का एक्सचेंज होता है उसको रेस्पिरेटरी सरफेस बोलते हैं। रेस्पिरेटरी सरफेस वो सरफेस है जहां गैस का एक्सचेंज होता है, जो लंग एल्वियोली जिसको बोलते हैं, वो रेस्पिरेटरी सरफेस है। ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन के अंदर होता है रेस्पिरेटरी सरफेस, वहां से ऑक्सीजन ब्लड में आती है, CO2 ब्लड की लंग्स में जाती है, ऑर्गन में जाती है। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूं, अगले वीडियो में अगला टॉपिक लेंगे रेस्पिरेशन का, जो और डाइजेस्टिव सिस्टम भी बची हुई चीजें हैं वो भी देखेंगे।